हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कुटिया पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स टिश्यू। पहले हम लोग पढ़ लिए हैं प्लानेट टिश्यू, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स टिश्यू। एनिमल टिश्यू के देखेंगे प्रकार, जंतु ऊतक के हम लोग देखेंगे प्रकार, टाइप्स देखेंगे। तो पहला है आपका उपकला ऊतक, और दूसरा है संयोजी ऊतक, और तीसरा है आपका पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। और ये चारों को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, देखेंगे आगे। देखिए, कह रहा है कि जो आपका जंतु में ये जो ऊतक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे, जंतु में ऊतक 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और पहला है आपका उपकला ऊतक जो होता है, एक पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है आपका संयोजी ऊतक, और तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। और ये चारों चीज़ को देखेंगे कि ये आपका क्या है। तो आपका उपकला ऊतक के बारे में आज जानेंगे। पहले तो देखेंगे उपकला ऊतक क्या होता है, इसको समझिएगा। उपकला ऊतक देखेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं। कह रहे कि एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य जो अंग होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो ये पहले देखेंगे कि ये उपकला जो होता है ये क्या करता है। तो याद रखेंगे, कला जो होता है वो समझिएगी कहीं ना कहीं संबंधित है शारीरिक से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य, सबसे प्रमुख कार्य, उसका मुख्य कार्य होता है पहले शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। तो शरीर की सुरक्षा प्रदान करने की काम कौन करेगा, तो याद रखेंगे उपकला ऊतक। और याद रखेंगे एक चीज़ और, क्या, एपिथीलियम ऊतक जो होते हैं यही है ये ऊतक, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, श्रवण, और आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तथा अवशोषण में सहायता करता है। तो देखिए इसका काम क्या क्या है। पहला काम है कि ऊतक का मुख्य कार्य है कि अंग का सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा है कि यह शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ का विसरण यानी कि उसको फैलाना, पहुंचाना, और श्रवण तथा अवशोषण में सहायता करता है, ये काम करता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका है, इसी का उपकला ऊतक का ये पहला पार्ट था ये आपका। अब दूसरा देखेंगे, कह रहा है ना कि सल्की एपिथीलियम। तो सल्की एपिथीलियम का काम क्या होता है, तो देखेंगे इसका काम क्या है, पहले देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, देखेंगे। कह रहा है कि त्वचा की बाहरी, त्वचा की यहाँ पर देखिएगा, त्वचा की बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। तो याद रखेंगे, त्वचा के जो बाहरी परत पे जो निर्माण है ना, ये इस ऊतक से होता है। उसके बाद इसके अलावे यह ऊतक रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण भी करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, किसका, तो सल्की एपिथीलियम का यही काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है ना आपका दूसरा है कि स्तंभाकार एपिथीलियम। स्तंभाकार से भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्तंभ जैसा हो। आगे देखेंगे, कह रहा है कि यह ऊतक कौन, तो स्तंभाकार। कह रहा है कि यह ऊतक जो होता है ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या श्रवण का काम होता है, जैसे आंत, अमाशय, पित्ताशय, ये सारा काम वहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, घनाभाकार एपिथीलियम, इसका क्या काम है, तो इस ऊतक के कोशिका का आकार, इस ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है, और यह ऊतक के द्वारा शरीर में क्या करता है, तो ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ग्रंथि का निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो घनाभाकार एपिथीलियम ऊतक के वजह से होता है। और इसका कार्य देखेंगे पहले आप, तो आगे देखेंगे इसका कार्य क्या होता है, प्रमुख ग्रंथि। पहले प्रमुख ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं। तो पहला ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि का काम क्या होता है, तो देखेंगे यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाई जाती है। इसके नाम या इसके द्वारा पसीने का स्राव होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पसीने का स्राव जो होता है किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो याद रखेंगे श्वेत ग्रंथि के द्वारा। और यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपर, याद रखेंगे स्तनधारी, केवल स्तनधारी की बात कर रहा है तो समझिएगा ये भी बात कि स्तनधारी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि आपका श्वेत ग्रंथि किस में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे स्तनधारी के त्वचा का जो ऊपरी परत होता है ना, एपिडर्मिक, उसमें ये पाए जाते हैं। कौन, तो श्वेत ग्रंथि। और इसका काम क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो होता है ना, जो पसीना जो स्रावित होता है, ये इसके द्वारा पसीना स्रावित होने का काम होता है। किसके द्वारा, तो श्वेत ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है लेक्रामाइड।
लेक्राइमल, लेक्राइमल जो ग्रंथि होती है ये काम क्या करता है, तो यह ग्रंथि आँख में पाई जाती है। तो लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये पहले ध्यान रखना है कि मनुष्य के नेत्र में पाई जाता है। और ये या मनुष्य कोई जरूरी नहीं है, मतलब किसी के नेत्र में ये पाई जाती है, लेकिन हम लोग जीवाश्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे ये आपका एनिमल्स टिश्यू के बारे में है, तो एनिमल्स के सभी के आँखों में ये पाए जाएंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है जिससे आंसू का स्राव होता है, तो याद रखेंगे लेक्राइमल जो ग्रंथि होता है ना, इसी के माध्यम से आपका आंसू स्रावित होता है। और जब ये ग्रंथि विकसित नहीं होती है ना, तो लोग कितने भी रोएंगे तो उसका आंसू नहीं गिरता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है ना जिससे आंसू का स्राव होता है, आंसू में लाइसोजाइम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि एंजाइम पाया जाता है जिसके प्रभाव से आँख में आए हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो आँख में हमारे जो सूक्ष्म जीव आते हैं उसे भी ये रक्षा करता है। कौन, तो लेक्राइमल ग्रंथि, जिसमें एक क्या है, तो याद रखिए एक रसायन है, उस रसायन को ध्यान में रखना है, या एंजाइम को नाम रखना है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवाणु जो होंगे या सूक्ष्म जीव जो होंगे उसको ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। और वो भी हानिकारक जो हम लोग के लिए लाभदायक होंगे उसको नष्ट नहीं करेगा, वो पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, करें कि सेरुमिनल ग्रंथि, सेरुमिनल जो ग्रंथि होती है यह स्तनधारी वर्ग के जीव, जो स्तनधारी वर्ग के जीव है ना, वो उसके कान में पाया जाता है। उसके कानों में कौन सा, तो याद रखेंगे सेरुमिनस ग्रंथि। तो सेरुमिनस ग्रंथि जो पाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि स्तनधारी वर्ग जो जीव है उसके कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि मोम से समान पदार्थ का एक स्रावित है। इस ग्रंथि से ना एक मोम के समान पदार्थ का स्राव होता है। किस ग्रंथि से होता है समझिएगा, सेरुमिनस। सेरुमिनस एक ग्रंथि है जो कान में पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये स्तनधारी वर्ग के जीव जो होते हैं उसमें पाया जाता है। और इस ग्रंथि से क्या होता है, तो मोम के समान एक पदार्थ जो होता है स्रावित होता है। बस इतना जानना है। और चौथा पॉइंट ये लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे आप लोग। चौथा पॉइंट है कि सीबम ग्रंथि। तो सीबम ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं ना, सीबम ग्लैंड्स या सेबम ग्लैंड्स यानी सीबम ग्रंथि, यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस भीतरी परत में, यानी कि ये भीतरी परत में, त्वचा का जो हम लोग को भीतरी परत होता है उसी में पाया जाता है। और यह ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करती है। कि कैसा पदार्थ, तैलीय पदार्थ का स्रावित करती है, जिसे सीबम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सीबम। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। सीबम क्या है, तो सीबम ग्रंथि है हमारी, और इस ग्रंथि से जो हम लोग का त्वचा के अंदर की ग्रंथि है, और इससे एक सीबम नाम का पदार्थ स्रावित होता है, तैलीय पदार्थ। और ये क्या काम करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाता है। एक पॉइंट याद रखना है, त्वचा को ना, आपका त्वचा को याद रखेंगे, त्वचा को क्या करता है, तो त्वचा को ये आपका नेक्स्ट देखेंगे, ये सबसे बड़ी बात इसकी है ना कि ये त्वचा को क्या करता है, तो याद रखेंगे ये त्वचा को तैलीय यानी कि चिकना बनाता है, बाल को चिकना बनाता है। और जलरोधी यानी कि जल से ये क्या करता है, मुक्त करता है। और ये जलरोधक इसको बनाता है, यानी कभी जल ही आएगा तो उसको क्या करेगा, उसको जल को जल्दी फ्रेश कर देगा। या आप लोग भी देखे होंगे कि जल तेल पर टिकता नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करें कि पक्षावी उपकला क्या होता है, तब पक्षावी उपकला के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। कर आना, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और यह ऊतक ट्रैकिया के भीतरी सतह में अंडवाहिनी गर्भाशय में पाए जाते हैं। इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे संयोजित ऊतक के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।